हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ से एक नए क्वेश्चन जो है अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिलने वाली है। तो आइए थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या होती है कि ये जो डीपीएसपी है आखिर इनका उद्देश्य क्या है, और पहली बात की कौन से भाग में आते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है कि मैम अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल तो हमारे 36 से लेकर यानी कि 51, क्योंकि 51 कै में आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। तो 36 से 51 जो है उस आर्टिकल में हमें जानकारी मिलती है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए भाग कौन सा हो जाएगा, भाग हो जाएगा आपके चार चीजें याद रखनी है कि मैम आर्टिकल कौन सा है, भाग कौन सा है, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसे कौन से देश के जो है संविधान से ग्रहण किया गया है या मैं कहूं अधिकृत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे डीपीएसपी जो है ये लिए गए हैं कौन से से, तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए हैं। मैम अगर हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि इसमें वो उद्देश्य और लक्ष्य निहित होते हैं जिनका पालन करना क्या होता है, राज्य का कर्तव्य होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए यहां पर डीपीएसपी का जो मेनली यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है वो है सामाजिक, आर्थिक और इसी के साथ ही जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं डीपीएसपी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा मैंने कहा कि आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात करें ग्रैनविल ऑस्टिन की, तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा था कि देखिए डीपीएसपी जो है वो क्या है, वो संविधान की आत्मा कहलाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए जो डीपीएसपी होते हैं वो गैर न्यायोचित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम, गैर न्यायोचित का मतलब है कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हो जाता है तो इनका उल्लंघन करने पर हम जो है न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं। मैम लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो लक्ष्य हमने कहा कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दूसरा हमने कहा कि देखिए ये जो है विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते हैं और संवैधानिक निर्देशों की भांति कार्य करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए भारतीय संविधान की जो नवीन विशेषता है वो कौन सी है, तो हमने कहा डीपीएसपी है। इसी के साथ ही देखो अगर डीपीएसपी की उपयोगिता की बात करें तो ये हमारे न्यायपालिका के लिए सहायक होते हैं, संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, नीतियों में स्थिरता तथा निरंतरता भी इसके माध्यम से आती है, मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं, सरकारी प्रदर्शन मापने में सहायक होते हैं और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। ये मेंस के भी प्रोस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट तो रामबाण है ही। इसी के साथ ही देखिए डीपीएसपी में चुनौतियां क्या क्या आती हैं। तो पहली बात तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज हो भाई, जनसंख्या विस्फोट तो सब में लगा दिया करो, है ना। कोई भी अगर आपसे कारण पूछा जाता है तो चुनौतियां तो जनसंख्या विस्फोट तो इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देखिए भैया पैसा जो है वो यहाँ पर उस मात्रा में नहीं है जिस हिसाब से मिलना चाहिए, मतलब अपर्याप्त जो है वित्तीय संसाधन है। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए इसमें जवाबदेहिता का जो है काफी अभाव रहता है और अतार्किक ढंग से जो है व्यवस्थित रहता है, कानूनी बल इसमें नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनको जो है क्या है, स्पष्ट तौर पर मतलब मैं कहूँ कि इनमें जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है या स्पष्टता का जो है अभाव देखने को मिलता है। आगे हम बात करें कि मैम देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, अब यहाँ पर इनको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से हमारे प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल या कौन सा डीपीएसपी जो है वो समाजवादी सिद्धांत में शामिल नहीं है, या कौन सा उदारवादी सिद्धांत में शामिल नहीं है, या फिर कौन सा गांधीवादी सिद्धांत की परिकल्पना करता है। तो ध्यान रखेंगे इनको 3 भाग में। पहला कौन सा है, समाजवादी सिद्धांत। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आपने कहा कि आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39, 39A जिसमें निःशुल्क एवं विधिक सहायता की बात की गई है। ये आर्टिकल हालांकि मैंने अलग से डेफिनेशन दी हुई है, चूंकि ये 10 मिनट स्टडीज हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है हो जाएगा, तो इसलिए हम सीधा चलते हैं। 41, 42, 43, 43A और इसमें 47 मतलब जहाँ पर पोषण की बात की गई बालकों की, तो ये सामाजिक सिद्धांत में आते हैं। जबकि गांधीवादी सिद्धांत में जो है आर्टिकल 40 जो कि हमें आप सभी को पता है कि भैया 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से। 43 प्रसूति वाला
है, 43 भी हो गया, 46, 47, 48, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत की परिकल्पना सिद्धांत को जो है परिभाषित करते हैं। उदारवादी सिद्धांत की बात करेंगे, इसमें आर्टिकल 44 जिसको हम जो है समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, 45 जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, 48, 48A और 49, 50 और 51, तो ये सारे जो हैं ये किसको, तो ये उदारवादी सिद्धांत में आते हैं ये सारे आर्टिकल। यहाँ से प्रीलिम्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए 36 क्या कहता है, तो आप सभी को पता है कि जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी तरीके से आर्टिकल 36 जो है क्या है, तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा की बात करता है। भाग 4 में है, ठीक है, और वही अर्थ है जो भाग 3 में राज्य का था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई थी राज्य की, वही आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। वहां पर भाग 3 था, यहां पर भाग 4 आ जाता है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 37 ये कहता है कि मान लीजिए मतलब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है ना, अगर मैं सामान्य भाषा में बताऊँ तो कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो बाद में उनका जो है क्या है, क्या न्यायिक मतलब खुद से उसकी पुनरीक्षा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सामान्य अर्थों में बताती हूँ कि देखो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, पहली बात तो, और यदि तत्कालीन सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है तो कोई न्यायालय ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। फिर भी इन डीपीएसपी के लिए यह घोषित किया गया कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 37 ये कहता है कि देखिए जो डीपीएसपी जो है वो देश के शासन में मूलभूत होते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात तो, और जब विधि बनाते हैं तो इन तत्वों को लागू करना जो है किसका कर्तव्य होता है, राज्य का कर्तव्य होता है, ऐसा आर्टिकल 37 कहता है। आगे यहाँ पर 38 क्या बात करता है कि देखो यहां पर ये कहता है कि लोक कल्याण की जो भावना जो है ना, इसको अभिवृद्धि करती है भैया, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का जो है आपको प्रयास करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और क्या हो, आपको राजनीतिक न्याय की जो है व्यवस्था यहां पर आपके लिए सुनिश्चित हो सके, ऐसा आर्टिकल 38(1) कहता है। आर्टिकल 38(2) क्या कहता है, ये कहता है कि भाई राज्य में जो इनकम की असमानता है, आय की असमानता है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी लोगों के बीच क्या है, इक्वलिटी, मतलब इनकम सोर्स में भी इक्वलिटी आने का जो है यहाँ पर हो और अवसरों की जो असमानता है वो यहाँ पर असमाप्त हो सके। आर्टिकल 39 क्या कहता है, देखिए 39 में ये सारे हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं ऑलमोस्ट। तो पहला कह रहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जो जीविका के साधन जो है वो यहाँ पर मिलने चाहिए, चाहे स्त्री है या पुरुष है। फिर कह रहा है कि समुदायों के देखिए जो भौतिक संसाधन जो होते हैं उन पर क्या होना चाहिए, उन पर स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटाओ जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम यहाँ पर हित हो सके। तीसरा कह रहे हैं कि देखो आर्थिक व्यवस्था जो है ऐसी चलनी चाहिए, मतलब केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, भाई समान रूप से जो है इसका वितरण होना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए क्या हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना आवश्यक है, ऐसा जो है यहाँ पर चौथे में कहा गया। फिर क्या है कि भैया पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का यहाँ पर बात की गई है। और फिर आता है लास्ट में बालकों को स्वतंत्र और गरिमा वातावरण स्वस्थ विकास के अवसर। देखो कैसे याद करोगे सीक्वेंस में, पहली बात तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखो जीविका, सबसे पहले तो पुरुष स्त्री को क्या चाहिए, जीविका के साधन चाहिए, तो पहले में तो 39A में आ जाएगा जीविका के साधन। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि तो जीविका तो हो लेकिन जीविका के लिए क्या हो, भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन का स्वामित्व जो है ना, भौतिक संसाधन का स्वामित्व जो है वो क्या होना चाहिए भैया, केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, सामूहिक हित जो है हो सके, ऐसे यहाँ पर इनका कंट्रोल होना चाहिए। फिर तीसरा कह रहे हैं कि देखो भैया यहाँ पर जो है ना, धन और उत्पादन साधन का जो है सर्वसाधारण के लिए क्या होना चाहिए, मतलब वही जो अभी मैंने केंद्रीकृत वाली बात की थी वो होना चाहिए। फिर कह रहे हैं चौथा कि देखो भैया तीसरा तो यहाँ पर केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, है ना, रटने के हिसाब से, क्योंकि जब आता है तो कई बार भूल जाते हैं। चौथा कह रहे हैं कि देखो केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए और सभी को जो है क्या है, समान कार्य कर रहे हैं तो फिर समान वेतन भी मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। फिर कह रहे हैं कि देखिए समान वेतन तो ठीक है लेकिन यहाँ पर दोनों का क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य और शक्ति की भैया इसका भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया देखो स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन इन सबको क्या मिलना चाहिए, गरिमापूर्ण जो है वातावरण भी यहाँ पर मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है, मतलब आर्थिक परित्याग से जो है इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये 39A B C D E F ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 39A, मैम ये क्या कहता है, मतलब वो हमने क्या गए बताए,
तो यहाँ पर राज्य समान न्याय को बढ़ावा देना और सबसे इंपॉर्टेंट है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39A है। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपके जो है ध्यान रखना है। आप समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये तो 39 वाले मैंने सारे बता दिए आपको। और यहाँ पर जो है 39A जो कैपिटल है वो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जहां पर भी ऐसा आपको दिखाई दे इसका मतलब उसको किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों को क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और उनको जो है शक्ति प्रदान की जाए, है ना, क्योंकि उनको अपनी समस्याओं का ज़्यादा पता रहता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से निराकरण कर सकते हैं। आर्टिकल 41 ये कहता है कि देखिए कुछ अवस्थाओं में, मतलब कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर काम, शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता, बीमारी की दशा में लोग सहायता पा सके। तो आर्टिकल 41 क्या है, ये काम और शिक्षा की बात करता है। 42 क्या है, ये कह रहे हैं कि देखिए 42 अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, 42 को इस तरीके से 42 और इसको ऐसे कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रसूति बन जाएगा, प्रसूति बना। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 42 जो है ये किससे संबंधित है, ये राज्य को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता, मतलब मेनली यहाँ पर कीवर्ड क्या आएगा, प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है। यहाँ पर देखिए 43 की बात करेंगे तो 43 में क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए ग्रामों में जो है कुटीर उद्योग को ये तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये तो है ही, साथ ही साथ कर्मकारों को काम और निर्वाह मजदूरी। तो अगर आपको पॉइंट पकड़ना हो तो आप क्या पकड़ोगे कि निर्वाह मजदूरी की बात जो है वो आर्टिकल 43 में कहती है। आर्टिकल 43 क्या क्या कहता है, ये कहता है कि भैया उद्योगों के प्रबंधन में भी कर्मकारों का भाग लेना। मतलब पहले तो कर्मकारों को काम और निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, उसके बाद यहाँ पर 43 क्या कह रहे हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में भी जो है कर्मकारों का क्या है, भाग लेने का काम होना चाहिए। फिर 43 ख कहता है कि देखो मतलब बी, अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो 43 बी हो जाएगा, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करना, जो सोसाइटी जो है उनको सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, समान सिविल सहायता होनी चाहिए। काफी चर्चा में रहा है, कहाँ पर लागू की गई है, तो आपने कहा कि देखिए मैम अभी जो है लागू की गई है उत्तराखंड, है ना, तो काफी चर्चा में रही थी। मतलब क्या होता है कि भाई सभी नागरिक जो है राज्य क्षेत्र में रहने वाले, तो उनको क्या है, समान सिविल सहायता प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा अपना राज्य। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि देखिए बालकों के लिए निःशुल्क एवं यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होना चाहिए। ये 45 है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। और आपसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको मूल अधिकार में भी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 के में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 21 में। वहां पर क्या था, डिफरेंस देख लो। यहाँ पर 21 जो मूल अधिकार है उसमें तो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो है एक मूल अधिकार बना दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 46 क्या कहता है, ये 46 बात करता है एससी और एसटी। आपको कीवर्ड पकड़ना है कि 46 मतलब 46 बात करता है एससी और एसटी की, मतलब इनके लिए जो है क्या होना चाहिए, विशेष यहाँ पर प्रावधान की बात करता है ताकि जो है सामाजिक अन्याय सब प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा की जा सके। 47 तो 47 मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, मतलब कीवर्ड आपको पकड़ना है पोषाहार स्तर है आपके 47 में। हालांकि यहाँ पर जो है लोक स्वास्थ्य का सुधार का भी है, लेकिन की पॉइंट हमेशा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर आता है। आगे देखिए 48 की बात करेंगे तो 48 में कृषि और पशुपालन संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको सुमेलित करने के लिए जो है यहाँ पर दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। 48 की बात करें, काफी बार पूछा जाता है 48 ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कैपिटल ए यहाँ पर दिखाई दे, दैट मीन्स इसको किसी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो ये भी 42 मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 49 कहता है कि देखिए यहाँ पर जितने भी क्या है स्मारक है, स्थान है और जो वस्तुएं हैं इनका कौन से जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए जो भी कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं भैया, उनका क्या करना है, उनको आपको संरक्षण करना है। ठीक है, 49 हो गया। 50 क्या होता है, 50-50 कर दो, आधा आधा, मतलब आधा आधा मतलब मैम सेपरेशन हो गया, लेकिन किसका हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, है ना। कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना किसका हुआ है, हमारे कान का सेपरेशन हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो बच्चे
काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है, उनको ये भी मुश्किल लगता है ना। तो कान आर्टिकल कौन सा आ जाएगा 50, कान को अलग करना है, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को। आर्टिकल 51 ये कहता है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, है ना, अभिवृद्धि करना, ये आपको की पॉइंट पकड़ना है, यही आपके आता है आर्टिकल 51 बात करता है।